की कहानी है। मेरे दोस्त को मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे हमेशा से आत्मविश्वास से भरे स्ट्रांग लोग पसंद थे। पता नहीं, शायद उनके एटीट्यूड की वजह से या कभी किसी सिचुएशन से हार ना मानने की वजह से, लेकिन ऐसे लोग हमेशा से मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और इन दोनों खूबियों से ही भरे हुए थे मेरे एक्स बॉस। उनसे मेरी मुलाकात तब हुई जब मुझे ऐसी किसी मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं थी। कॉलेज के एग्ज़ाम का आखिरी दिन था और हर कोई सेलिब्रेट करने की मूड में था। मेरे दोस्त ने भी ड्रिंक पर जाने का प्रोग्राम बनाया और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। मैं जैसे ही कार में बैठने लगी, मेरे पास एक टीवी न्यूज़ चैनल से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया। चैनल में उनके पास एक पोजीशन खाली हुई थी। मैं ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इंटरव्यू की डेट एक दिन आगे बढ़ा दे, क्योंकि अभी-अभी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऑफ़र का आखिरी दिन है। अब मुझे 2 में से एक चीज़ चुननी थी, या तो अपने दोस्त के साथ मस्ती या फिर एक ऐसी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी। मैंने दूसरी चीज़ चुनी। मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी और अंधेरी मुंबई में उनके ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं इस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऑफिस पहुंचकर मैं रिसेप्शन पर बैठ गई और अपना नाम पुकारे जाने का इंतज़ार करने लगी। तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। यह मेरे कॉलेज में मेरी सीनियर हुआ करती थी और उसी चैनल में काम कर रही थी। उनको देखकर मेरी कुछ हिम्मत भी बंधी, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मुझे यहाँ उनसे नहीं बल्कि किसी और से मिलना था। वो मुझे एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई और वहाँ बैठने की कहा। वहाँ जो शख्स बैठा था वो अपने कंप्यूटर में इस कदर खोया हुआ था कि उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने अचानक मुझसे सवाल किया, तुम्हारी अब तक का सबसे लंबा सड़क का सफ़र कौन सा रहा है? यह सवाल एकदम रैंडम था। बिल्कुल, मैंने कहा, लोनावाला। वो मेरे जवाब सुनते ही जोर से हंसे। मुंबई से लोनावाला का सफ़र 2 घंटे से भी कम का है, इसलिए उनका हंसना मुझे समझ आ गया। अचानक उन्होंने हंसना बंद कर दिया और मुझसे पूछा कि क्या मैं एक शो में हिस्सा लेना चाहूँगी। अब मुझे लगा कि ये किसी नौकरी के लिए तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो आम बातचीत हो रही है। उनके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ। नहीं, मैं जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे अपना समय देने के लिए थैंक्स कहा और मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। अब मेरी हैरानी और बढ़ गई। ये हुआ क्या अभी? उन्होंने मेरे अहम को चोट पहुँचाई थी और मेरा ईगो इस बात के लिए उनसे बिना सवाल जवाब किए जाने को रोक रहा था। मैं उनके पास वापस गई और कहा, रोड ट्रिप सिर्फ उस इंसान के लिए ही नहीं होते जो ड्राइव करता है, बल्कि उन दोस्तों के लिए भी होते हैं जो उसके साथ कार में बैठे होते हैं। ये दोस्तों की कंपनी ही होती है जो किसी भी सफ़र को यादगार बनाती है। मेरी ये बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा ये रिबेलियस यानी बिड्री एटीट्यूड पसंद आया और उन्होंने मुझे अपने वेब शो में हिस्सा लेने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ये एटीट्यूड देखकर उन्हें लगता है कि मैं जोकी बन सकती हूँ। हालांकि मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ये मौका मिलने पर भी मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। इसके बाद मैंने वो शो किया और जीता भी। जब मेरे सामने वेब जॉकी बनने का सफर ऑफर आया तो मैंने उनसे कुछ और मांगा। मैंने उससे कहा कि मैं बतौर डिजिटल कंटेंट राइटर उनकी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। ये रोल मेरे जर्नलिज्म क्वालिफिकेशन से मैच करता था। उन्हें ये सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली और इस तरह मैं उनकी टीम का हिस्सा बना गई। अब मैं उस ऑफिस में कोई न्यू कमर नहीं थी, बल्कि उस टीम की एक मेंबर थी और वो अब मेरे बॉस थे।
उसी दिन से मेरी और उनकी रिलेशनशिप एकदम बदल गई। पहले की तरह अब हमारे बीच कोई हंसी मजाक नहीं होता था, बल्कि अब वो मेरे साथ उसी तरह पेश आते थे जिससे अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ। वो मुझे भी टारगेट देते थे जिन्हें जिन्हें पूरा करने का प्रेशर मुझ पर भी होता था। हमारी पहली टीम मीटिंग उनके सुपरविजन में हुई और उसी के बाद मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स पनपनी शुरू हो गई। उस मीटिंग के बाद मैं उन्हें कुछ और ही नज़रों से देखने लगी। वो बहुत बोल्ड थी, इम्पोर्टेंट फैसले लेते थे और अपनी हर बात बहुत ही इम्प्रेसिव ढंग से रखते थे। उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्हें हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता था। हर चीज़ के बारे में उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा था और कोई भी उनसे बहस में नहीं जीत पाता था। ऐसा लगता था कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। उस मीटिंग के बाद मैं हर दिन उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करती थी, उसके सामने नई आइडिया रखती थी, छोटे से ब्रेक में भी उनसे बात करने की कोशिश करती थी, अपना काम जल्दी और बेहतर ढंग से पूरा करती थी। मैं चाहती थी कि उनका ध्यान मेरी तरफ जाए और वो मेरे काम को सीरियसली ले। और कुछ टाइम बाद, कुछ गलती के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे नोटिस भी किया। उन्हें मेरे टैलेंट पर भरोसा होने लगा। वो मुझे नए नए प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देने लगे। हालांकि मुझ पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन मुझे ये सब मंजूर था। मुझे मुझे उनकी जो अटेंशन मिल रही थी, मुझे हर तरह का प्रेशर मंजूर था। वो जब भी मुझे मेरे काम के बारे में फीडबैक देते थे, मुझे अच्छा लगता था और मैं उस तरह तरफ काम करती थी। उस समय मेरे लिए उनकी हर बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी तरफ मेरे इस अट्रैक्शन में कुछ भी इस्तफुल नहीं था, बल्कि ये अट्रैक्शन तो उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पावर और शार्म को लेकर था। और ये तीनों ही क्वालिटीज उनमें कूट कूट कर भरी थी। मैं घंटों उन्हें देख सकती थी, उनकी बातें सुन सकती थी, वो भी बिना बोर हुए। हम दोनों के बीच बहुत बहुत देर तक मुद्दे पर बहस होती थी, डिबेट होती थी। सच कहूँ तो मेरी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझ पर कभी कोई नरमी नहीं बरती और इस बात के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी हर गलती पर उंगली उठाई और उन्हें सुधारने के लिए मुझे मोटिवेट किया। वो सही मायने में मेरे मेंटर थे। जब मुझे अगला ब्रेक मिला, तब भी उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और सही सलाह दी। आज हम दोनों साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी टच में हैं। जब भी मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो मेरे साथ होती है। मैं ऊपर वाले को जितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है कि मुझे उनसे मिलवाया। हालांकि मैं कभी भी उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगी। कुछ अनजान रिश्तों के पीछे सबसे दिलचस्प कहानियाँ होती है। हमारी कहानी भी उनमें से एक है। मेरी वीडियो में बहुत सी नॉइज आ रही है क्योंकि हमारे गांव में नामकरण में नाम गा रही है, इसलिए आप लोग ये अनदेखा कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो। धन्यवाद।